नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विकास से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े विविध व्यवसायों जैसे कि मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि एवं अन्य क्षेत्र। तो आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। पशुपालन हमारे देश में जहां कृषि के सहव्यवसाय के तौर पे किया जाता रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे स्वतंत्र रूप से भी संपादित करते हैं लोग। ऐसे में इसमें पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार उनका स्वास्थ्य सही न होने पर दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन उतना नहीं हो पाता जो वांछित होता है। तो जानेंगे आज के कार्यक्रम की कड़ी में कि कैसे रखें उनका ध्यान, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। मल्चिंग सिस्टम से अच्छी फसल ले सकते हैं किसान। बेहतर परिणाम हेतु जैविक खाद को मिट्टी में मिलाएं और दुग्ध उत्पादकों के लिए बेहद उपयोगी मिल्क फ्रीजिंग वैन। किसान भाइयों, अगर आप बीजों से पौधों की तैयारी कर रहे हैं तो बीजों की बुआई के बाद उन्हें पुआल से मल्चिंग कर दे, यानी कि अच्छी तरह से ढक दे। इससे उन्हें गर्माहट मिलेगी और पौधे जल्दी निकल आएंगे, जिससे आप उनकी रोपाई कर पाएंगे और स्वस्थ पौधों से अच्छी फसल लेकर लाभान्वित हो सकेंगे। इस प्रक्रिया से जहां मृदा में नमी आती है, वहीं यह तापमान को नियंत्रण करने में भी सहायक है और पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करके उत्पादकता में सुधार लाता है। अगर किसान भाई आप ये पुआल से अपने क्यारियों को ढकेंगे तो आपके जो बीज की अंकुरण क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। इस पुआल का यह फ़ायदा होता है कि ये बीजों को जो अंकुरण होने के लिए गर्माहट की आवश्यकता होती है, तो ये ढकने के बाद जो मिट्टी का तापमान होता है उसमें ये हल्का सा बढ़ोतरी कर देता है। किसान भाई बहनों, हम सब आम तौर पर फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए रासायनिक खादों के प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। इससे बचाव के लिए आप जैविक खादों का प्रयोग करें। बेहतर परिणाम के लिए खाद को कुदाल या फावड़े की सहायता से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसानों को हर संभव मदद कर रही है। किसान भाई बहनों, हिम्मत और मेहनत ही सफलता दिलाती है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं वैशाली के कर्मठ और प्रगतिशील किसान अमित कुमार, जो कि अपने पूर्वजों की जमीन पर विविध सब्जियों की खेती के द्वारा एक अच्छी आय का सृजन कर रहे हैं। तो सफलता की कड़ी में आज उनसे ही जानते हैं उनके अनुभव। हम सरसों लगाए हुए हैं, उसके बाद 5 कट्ठा में गोभी लगाए हुए हैं, उसके बाद आलू लगाए हुए हैं। ये मेरे दादाजी का खेत है, इसमें हम सब भाई अपना मिलके खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई भी इसी से हमारा चलता है। NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार कद्दू में एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और अन्य कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक शोध के अनुसार कद्दू का तना मोटापा और बढ़ते वजन को कुछ कम कर सकता है। कद्दू की उन्नत किस्मों का उपयोग कर किसान बंधु ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कद्दू की कुछ ऐसी किस्में भी हैं जो महज 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। कद्दू की खास किस्मों का प्रजातियों में पूसा विश्वास, पूसा विकास, कल्याणपुर, पंपकिन 1, नरेंद्र अमृत, अकरा सूर्यमुखी, अकरा चंदन, अम्बली, CM 14, CO 1 और 2, पूसा हाइब्रिड 1 और काशी हरित कद्दू की किस्में हैं। विदेशी किस्मों में भारत में पैटी पान, ग्रीन हर्बर्ड, गोल्डन कस्टर्ड और येलो स्टेट नेक नामक किस्में छोटे स्तर पर उगाई जाती है।
दुग्ध उत्पादकों की एक आम समस्या होती है दूध का जल्दी फट जाना। इससे उन्हें नुकसान होता है। ऐसे में मिल्क फ्रीजिंग वैन उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, जिससे कि इसे दूर के बाजारों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। गोल बैगन 2200 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1600 रुपये प्रति क्विंटल, मटर छीनी 1800 रुपये प्रति क्विंटल, फूल गोभी 14 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से, और साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए हम लेंगे जानकारी दुधारू पशुओं में परजीवी प्रबंधन के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। ये अक्सर आप देखते होंगे कि गाय या भैंस के थन में, जिसको हम लोग चमोकन कहते हैं, ये उस पर लगे रहते हैं। इसे आप भी देखते हैं और आपको भी लगता है कि ज़रूर हमारे आपके पशु को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि धीरे धीरे आपके पशु को खून चूसता है और लगातार खून चूसने से आपके पशु को जख्म भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इससे आपका पशु एक दिन बीमार भी हो सकता है। और चूँकि ये दूध देने वाला पशु है, अगर लगातार इस तरह के परजीवी आपके पशु पर बना रहता है तो दूध देने की क्षमता घट जाती है। इसलिए किसान बंधुओं, ये बेहद ज़रूरी है कि इन परजीवियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए, ताकि जो हम लोग गाय या भैंस से दूध प्राप्त करते हैं वह सुचारू रूप से देता रहे। इन्हीं कारणों से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुधारू पशुओं में परजीवी प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर शर्मा। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और इस सवाल के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि चूँकि ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी बात भी है कि आखिर ये परजीवी किस हद तक हमारे जो दुधारू पशु हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह की बीमारियों को ये जन्म देते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों। पशुपालन करते समय बहुत से पशुपालक भाई हैं जो कि दुधारू पशुओं का गौशाला खोलते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं अतिरिक्त आमदनी के लिए, और बहुत सारा लोन ले लेते हैं। वो बहुत ही अच्छा एक आवास बनाते हैं, प्रबंधन आवास का प्रबंधन अच्छा करते हैं, आहार का प्रबंधन भी अच्छा करते हैं। लेकिन ये दोनों आवास प्रबंधन और आहार प्रबंधन तब फेल हो जाता है जब आपका परजीवी प्रबंधन समुचित रूप से नहीं किया गया। इसलिए अब एक सक्सेसफुल बहुत ही अच्छा डेयरी फार्मिंग के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए परजीवी प्रबंधन का ज्ञान आपको होना बहुत ही आवश्यक है। परजीवी प्रबंधन
करने के लिए हम लोग को ये ज्ञान के लिए आपको पशु चिकित्सकों से मिलना होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अहम बात है। आप आवास बनाते हैं, लेकिन आवास में बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, आपके नज़र में नहीं आता है। लेकिन वो आवास में अगर आप प्रॉपर वे में नहीं किए और उसका दीवार में अगर दरार हो गया तो उसमें बहुत सारे चमोकन और टिक्स माइट्स का सबका वो बढ़ते हैं और वो खून से उत्पन्न होने वाले बीमारियों को पैदा करते हैं। पूरे परजीवी जो है, पूरा ही जितना भी परजीवी हम लोग दुनिया में देखते हैं, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक बाह्य परजीवी जो कि शरीर के ऊपर, शरीर के त्वचा पर होता है, शरीर के बालों में होता है, और एक अंतः परजीवी जो कि शरीर के अंदर होता है। बाह्य परजीवी जो होता है जिसमें हमको चमोकन है, टिक्स है, माइट्स है, चमोकन है, किलनी है, मक्खी है, ये दोनों भी चीज़, ये सब चीज़ है जो कि बाहर बहुत सारे रोग फैलाने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग फैलाने वाले, जैसा कि जानते हैं आप सर्रा जानते हैं, खून पेशाब जानते होंगे, इस तरह का वाहक ये चमोकन ही करते हैं। आपको तो पता, देखने में आपको लगता है कि ये चमोकन है छोटा सा, कि बहुत हानि नहीं पहुंचाता होगा, लेकिन जो बड़े बड़े बीमारी का वहन करते हैं ये, वो बहुत अहम करता है। सर्रा में बहुत सारे पशुओं का, दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन क्षमता घट जाता है। धीरे धीरे अगर समय पर आपका ट्रीटमेंट अगर पकड़ में नहीं आया बीमारी, और समय पर आप उसका उपचार नहीं करेंगे तो वो मर भी जाती है। इसलिए आपको परजीवी प्रबंधन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है एक अच्छा डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए। तो दुधारू पशु के लिए आप देख सकते बाह्य परजीवी होता है जिसको हम लोग किलनी, चमोकन, मक्खी ये सब बोलते हैं। तो मक्खी जो है, इसमें मक्खी जो है वो ट्रिपनोसोमियासिस, जिसको आप गांव देहात में सर्रा बोलते हैं, आमतौर पे सर्रा बोलते हैं, उसका वाहक करते हैं। जिसमें लक्षण आप जानते ही होंगे, उसमें है कि पशु अंधा की तरह व्यवहार करता है, लार गिरता है शरीर से, ऊपर से मुंह से नीचे ज़मीन तक सरता है, लंबा लंबा लार गिरता है, पूरा एकदम लगातार लार गिरता है जो टूटता नहीं है, तार की तरह टूटता है। बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है, 106 से 103 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पशु कांपने लगता है, एक अंधा पशु की तरह व्यवहार करता है, दीवालों में सर टकराता है या खुट्टा में सर टकराता है, जिसको आप कहते हैं आमतौर पे कि इसको सर्रा हो गया है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है सर्रा की बीमारी में कि पशु खा रहा, ठीक ठाक से खा रहा, अचानक गिरा और मर गया। इन परजीवियों का बेहतर कैसे प्रबंधन करें इसके बारे में हम और जानेंगे सर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने दैनिक दिनचर्या में हमारे जो किसान बंधु हैं किस तरह का ख्याल रखें अपने दुधारू पशुओं का, कि जो परजीवी होने का जो अवसर है वो कम से कम रहे। अंतः परजीवी जो होते हैं, जो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग, जैसे उसके यकृत में, उसके लीवर में सूजन पैदा करते हैं, या आंत में सूजन पैदा करते हैं, फेफड़े में सूजन पैदा करते हैं, ये अंतः परजीवी शरीर के अंदर के भागों को प्रभावित करते हैं और दूध उत्पादन की क्षमता को घटाते हैं। इसमें अंतः परजीवी में को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। एक पीता कृमि है, एक गोल कृमि है और एक पत्ती कृमि है। तो पत्ती कृमि जो है उसका हम लोग प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले पशुपालक भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जानवरों को जल जमाव वाले क्षेत्रों में कभी नहीं चराएं, क्योंकि जल जमाव वाले क्षेत्रों में घोंघा रहते हैं और घोंघा ही इसके वाहक होते हैं। घोंघा के पेट में ही इसके अंडे होते हैं, पनपते हैं, और वो घोंघा जब मल त्याग करता है तो घास के पत्तियों पर वो इसके कीटाणु को छोड़ देता है, जिसको चरते समय पशु खा जाते हैं और उसके शरीर में रोग फैलाते हैं और उसके दूध उत्पादन क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके लिए चाहिए कि अगर पशुपालक भाई को थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वो कॉपर सल्फेट या तूतिया जिसको कहते हैं बाज़ार से लाकर उसका छिड़काव करेंगे, जिससे सुबह के समय में जैसे तुरंत धूप निकलता है, धूप निकलने के समय में घोंघा बहुत एक्टिव होता है, तो सुबह में जैसे धूप निकलने के समय में 10 या 11 बजे वो जो छिपा हुआ जितना घोंघा होगा वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा उस समय अगर आप तूतिया का छिड़काव करते हैं तो सारा वो मर जाएगा। उसके बाद फ्रीली स्वतंत्र रूप से हरा घास खा सकता है। अंतः परजीवी में एक फीता कृमि होता है, जो कि देखेंगे पशु जब गोबर त्याग करता है उसमें सफ़ेद निकलता है, चावल की तरह सफ़ेद निकलता है, पत्ती की तरह सफ़ेद निकलता है, टूट के निकलता है। फीता कृमि बहुत लंबा होता है, टूट के निकलता है। उसके लिए पानाक्योर दवा जो होता है बाज़ार से आप ख़रीद के दे सकते हैं। 1.5 ग्राम दिया जाता है 300 केजी के, 250 से 300 केजी के जानवरों के। जैसे बड़ा अगर पुष्ट स्वस्थ गाय है उसके लिए आप 1 पानाक्योर का टैबलेट डाल के दे सकते हैं। और तीसरा परजीवी जो है वो भी बहुत घातक है, जिसको आप जांच करने के बाद ही पता लगा सकते हैं, वो है गोल कृमि।
गोल कृमि भी पशु के शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करता है और खून चूस के उसमें शरीर के एनीमिया पैदा कर देता है। धीरे धीरे उसका खाने का शक्ति कम कर देता है, खाना कम हो जाता है। खाना कम हो जाता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में उसका दूध उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव करता है। इसके लिए आप बेनमिंथ एल्वामार भी दे सकते हैं, बेलमिंथ भी यूज़ कर सकते हैं। एल्वामार 60 ml का आता है जो एक बार सुबह खाली पेट में उसको पिला सकते हैं, जिससे वो ठीक हो जाएगा। सर, आज आपने परजीवी प्रबंधन के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे किसान बंधुओं को दी। आज कार्यक्रम में के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है:
नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बारी है एक और भेंटवार्ता की, जहां हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी दुधारू पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और इसके समाधान के बारे में। नमस्कार। ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग करके हम अपने पशुपालक भाइयों को ये समझाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें, जिससे कि उनके पशु को बीमारी का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। जी हाँ, जैसे कि हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ, हमारे पशुपालक भाई दौड़ जाते हैं दवा की दुकान पे और दवा लेकर के आते हैं कि हाई एंटीबायोटिक दे दिए तो उन्हें ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा एंटीबायोटिक दीजिएगा तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ेंगे। तो ऐसा क्या करें जिससे कि पशुपालक भाई भी निश्चिंत रहे और हमारे पशु भी स्वस्थ रहे। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है एंटीबायोटिक दवाओं का पशुओं में दुरुपयोग एवं समाधान। क्या समाधान है, यही सब हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ से। और हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर निर्भय कुमार, सह प्राध्यापक विभागाध्यक्ष बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि जैसे कि हल्का सा भी सर्दी जुकाम होता है पशु में, तो हमारे पशुपालक भाई दौड़ जाते हैं दवा की दुकान पे और एंटीबायोटिक लाने के लिए चले जाते हैं कि लाएंगे तो वो उससे सही हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है और इसका क्या मतलब नुकसान हो सकता है। नमस्कार। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं काफ़ी बहुमूल्य दवाएं हैं और बहुत ही ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं, ना सिर्फ जानवरों में बल्कि हम मनुष्यों में भी, और वही दवाइयां दोनों में इस्तेमाल होती हैं। तो इनके इस्तेमाल पे काफ़ी नियंत्रण होना चाहिए और जब तक इनकी आवश्यकता न हो तब तक इनका इस्तेमाल न हो। और बिना इनकी आवश्यकता के अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, या तो सीधे पशुपालक काउंटर से ख़रीद के कर लें, या कोई क्वैक प्रैक्टिस में कोई झोला छाप अगर रिकमेंड कर देता है, तो इनसे इनका दुरुपयोग होता है। और प्लस ये एंटीबायोटिक हैं क्या, ये वैसी दवाएं हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों के जो जीवाणु हैं
उनको मारते हैं, जिनकी वजह से जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं उनको मारते हैं, और दूसरे ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनको मारते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती हैं। अगर हम इनका दुरुपयोग करते हैं जहां इनकी आवश्यकता ना हो, जिनका एक्स्ट्रा लेवल या ओवर यूज़ हम अगर कहें, तो इनकी जीवाणुओं को मारने की क्षमता कम हो जाती है और ये जीवाणु उन एंटीबायोटिक दवाओं से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं, और फिर जब इनकी बीमारियां होती हैं तो वो एंटीबायोटिक कारगर नहीं होते हैं। सर, कभी कभी पशुओं में जैसे कि सर्दी जुकाम हो गई, कभी हल्की सी तबीयत खराब हो गई, तो उसमें कुछ ऐसा घरेलू उपचार है जो हमारे पशुपालक भाई कर सके और एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें? तो इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि हम मनुष्य भी थोड़े से सर्दी ज़ुकाम में बीमार पड़ते हैं, तो हमारे पशु जो है उससे तुरंत प्रभावित होते हैं और वो खाना छोड़ देते हैं, और हमारा पशुपालक डर जाता है कि अब हमारी गाय या भैंस बीमार हो गई, और तुरंत काउंटर से कुछ एंटीबायोटिक खरीद करके देने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रथम दृष्टया नहीं होना चाहिए। पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि पशुओं को समुचित प्रबंधन करके उनका रख रखाव, उनको अगर ठंड के मौसम में है तो ठंड से परहेज़ उनका रख रखाव करें कि ठंड उन्हें ना लगे। अगर गर्मियों का मौसम है तो हम ऐसी जगह में रखें, छाया में रखें जहाँ पे गर्मी का असर उनसे कम हो। तो ये सारे प्रबंधन के कुछ नियम करके हम उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सर, एंटीबायोटिक दवाओं का हमारे जो पशु हैं तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है और इसके समाधान क्या हैं? जी, हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं इनके नुकसान हमारे में और हमारे पशुओं में दोनों में एक जैसे हैं। इनके प्रथम नुकसान ये है कि ये जिन जीवाणुओं को और जिन संक्रमण को ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं वो क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अन्यथा या जब तक इनकी आवश्यकता ना हो हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा रोकथाम ये है। और अगर हमारे दुधारू पशु हैं जिनमें हम एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ एक समय तक 24-48 घंटे तक, जिसको हम विड्रॉल पीरियड बोलते हैं, उस समय तक उसके दूध का सामान्य प्रयोग हमें रोकने की आवश्यकता है। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। बढ़ते समय के साथ नित नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है ये कार्यक्रम, ताकि आपकी जानकारियों को, अनुभवों को इन तकनीकों से जोड़कर एक निश्चित विकास सुनिश्चित किया जा सके। कोशिश यूं ही रहेगी जारी इस कार्यक्रम के जरिए। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ ऐसी ही और जानकारियों के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।